ससार हर रोज मुझे बड़ी तरसती निगाहों से देखता। एक दिन मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने साड़ी उतार कर मेरी शादी कभी शादी नहीं हुई थी। मेरा ससार मुझे बड़ी तरसती निगाहों से देखता। जभी मेरा शौहर काम पर जाता, वो बहाने बहाने से मेरे कमरे में आता। एक दिन मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने इसके कमरे में जाकर साड़ी खोल दी और फिर मेरी शादी को भी बमुश्किल 7 दिन नहीं गुजरे थे कि मेरे ससार ने बालद आवाज में मुझे पुकारा। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे ससार ही रहते थे और मेरे शौहर असद ने शादी की पहली रात ही मुझे खास ताकीदी की थी कि इनके वालिद को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कभी भी किसी बात से इनकार न करना, क्योंकि वो गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाते। और मैंने भी इसी दिन से यही देख रखा था कि जैसे ही मेरे ससार की आवाज़ आती, असद का रंग अलिफाड़ जाता, उनकी हवाएं अलिफाड़ जाती और वो फौरन कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की हालत देखकर मेरे दिल में भी ससार का खासा रोब बैठ गया था। वो वाकई हर वक्त ही गुस्से में नजर आते थे। अभी हमारी शादी को 7 ही दिन हुए थे और 8वां दिन शुरू ही हुआ था कि सुबह सुबह ही असद ने मुझसे खुशी खुशी कहा कि आज हम बाहर घूमने चलते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि इसी लम्हे मेरे ससार ने असद को बालद आवाज दी और वो फौरन कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर से उनके चिनखुनी चलाने की आवाजें सुनाई दी। ससार मेरे शौहर असद पर बरस रहे थे कि 7 दिन शादी के हंगामों में गुजार कर तुम्हें ये एहसास भी नहीं रहा कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, और मजीद तुम आज भी छठी कर के कमरे में बंद हो। अभी फौरन फैक्ट्री पहुंचो और तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो कोताही न करे। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम हर वक्त कमरे में कैद होकर बीवी के साथ बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो कि वो भी अब किचन की जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि यहाँ कोई और औरत नहीं रहती जो उसके नाज नखरे उठाएगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को 7 दिन ही हुए थे और उन 7 दिनों में भी ससार को नाश्ता में ही बनाकर देती थी, और इस नाश्ते में भी मेरे ससार कई बार बगैर वजह के नाकिस निकाल चुके थे। मगर असद ने पहले ही मुझे बड़ी मोहब्बत से समझा रखा था कि प्लीज तुम अब्बा की बातों का बुरा ना मानना। मैं तो पहले ही इस सोच में गुम थी कि आखिर ससार का मिजाज ऐसा क्यों है, मगर आज का शोर शराबा सुनकर तो मैं मजीद घबरा गई थी। जब असद वापस कमरे में आया तो इसका चेहरा उतरा हुआ था। वो कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं, काम पहले बाहर झूमना, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया और असद फौरन फैक्ट्री चला गया। मैं बेदिल्ली से किचन में आई और बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना भी बनाया था और घर के सारे काम खुद किए थे, क्योंकि मेरे ससार ने मुलाजमों को जवाब दे दिया था। कहते थे जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। खैर, फिर मैंने पूरे घर की सफाई भी मुकम्मल कर ली और फिर थकी हारी जैसे ही अपने कमरे में आराम के लिए जाने लगी तो मेरे ससार ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। वो अपने कमरे में बैठे हुए थे। मैंने फौरन सर पर अच्छी तरह दापटा ओढ़ लिया, लेकिन क्योंकि वो रेशमी था इसलिए बार बार संभालना मुश्किल हो रहा था। मैं उनके कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए अजीब अंदाज में कहा, मुझे दूध पीना है। ये सुनते ही मुझे फौरन अपने धेले दापट्टे का ख्याल आया, क्योंकि वो मेरे सीने से हिट चुका था। मैंने फौरन दापटा संभाला और कमरे से बाहर आ गई। मुझे उनकी नज़र और अंदाज से जेब से एहसास हुआ, क्योंकि ससार तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटी को इस नज़र से नहीं देखता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर मजबूरना में घबराहट के आलम में फ्रिज खोलकर दूध का गिलास निकाला और अपने दापट्टे को अच्छी तरह से लपेटकर दोबारा उनके कमरे में चली गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पलटने लगी तो उन्होंने कहा कि कभी मेरे पास बैठकर भी बात कर लिया करो, क्योंकि इस घर में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और मैं सारा दिन तन्हा बैठा रहता हूं। उनके कमरे में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए उनके रोकने पर मुझे बेड के किनारे पर बैठना पड़ा। फिर वो मुझसे आदेर अलिफादेर की बातें करने लगे और फिर जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास मुंह को लगाया तो फौरन पीछे हटा लिया और बोले, ये तो बिल्कुल ठंडा है, मैं तो सिर्फ गर्म दूध पीता हूं। ये कहते हुए उनकी नज़रें एक बार फिर मेरे चेहरे से मेरे वजूद पर गहराई से दौड़ने लगे, जिससे मेरे हाथों में नमी और चेहरे पर पसीना नमूदार होने लगा। उन्होंने कहा कि अभी जाओ और इस दूध को गर्म करके लाओ।
मैंने जल्दी से गिलास उठाया और घबरा कर बाहर आ गई। हालांकि 2 दिन से वो असद से इंतहाई सख्त लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन आज उनका अंदाज बिल्कुल नरम था, जैसे वो कोई और ही शख्सियत हो। मैंने दूध को पतीली में डालकर गर्म किया और दोबारा गिलास में भरकर ससार के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके सामने बढ़ाया, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मेरे जिस्म में एक करंट सा लगा। मैंने फौरन हाथ पीछे खींचे और तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगे, अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना मेरे पास, बातें क्या करो। इस तन्हाई ने तो अब मुझे और भी ज्यादा सत शुरू कर दिया है। ये कहते हुए उन्होंने गहरी आह भरी और फिर कहने लगे कि तुमने शादी के अगले रोज जो ब्लैक रंग का फैंसी जोड़ा पहना था वो तुम पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। आज शाम को वही पहन लेना। उनकी ये फरमाइश सुनकर मुझे शदीद नागवारी महसूस हुई, क्योंकि ये बात तो मेरे शौहर असद को कहनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससार को। अब तो मेरे ससार ने रोजाना ही ये मामूल बना लिया था कि जैसे ही असद फैक्ट्री चला जाता तो फौरन मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बिला लेते और मेरे वहां पहुंचते ही वो मुझे अजीब निगाह से देखते, बार बार अपने खुश होंठों पर जुबान फेरते और फिर कहते कि मुझे दूध पीना है, जरा दूध ला दो। जब मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो वो मेरा हाथ थाम लेते और कहते, बहुत थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाया करो और 2-4 बातें कर लिया करो। लेकिन मैं उन्हें टालने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना पकाने का काम है या बर्तन धोने हैं। दरअसल मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मेरा दिल अंदर से बेचैन सा हो गया था। सोचने लगी थी कि मुझे इस हवाले से असद से जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे करती, क्योंकि वो तो अपने बाप के सामने कांपने लग जाता है। एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालता था, सिर्फ सर झुकाकर जी अब्बा जी कहता रहता था। इस दिन मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी। अचानक मेरे ससार वहां आ गए और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की, मैं बमुश्किल अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकली और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा ली। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे ससार मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं बेड पर बैठ के मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने तहैया कर लिया था कि आज रात को असद के आने पर हर हाल में इसे सब कुछ बताऊंगी। पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मेरे ससार बार बार दरवाज़ा खटखटाते रहे कि भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन मैंने दरवाज़ा ना खोला और ना ही कोई जवाब दिया। मेरी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो भी यही सब कुछ करती। जब रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटा गया, बाहर असद खड़ा था। वो गुस्से में कहने लगा, नीमरा दरवाज़ा खोलो, ये क्या हरकत है? तुम सुबह से दरवाज़ा बंद किए बैठी हो। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दोनों बाप बेटा गुस्से से मुझे घोर रहे थे। असद गुस्से से बोला, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है, तुमने इसे रोटी तक नहीं दी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैंने धीमे लहजे में कहा कि मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। बेहतर है कि अब किसी और का बंदोबस्त का सोच ले। मेरी ये बात सुनकर असद आग बगूला हो गया। पीछे से मेरे ससार बोल उठे, देख रहे हो बेटा, अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और ये लड़की अपना असल रंग दिखाने भी लग गई है। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसी लड़कियां शादी के फौरन बाद ही अपने शौहर की अलहदगी के ख्वाब देखने लगती है। असद ने गुस्से से कहा, आज तुमने ये बात कही है, आइंदा अगर मुंह से निकाली तो हाथ में तलाकनामा थमाकर तुम्हें इसी वक्त रुखसत कर दूंगा। ये सुनकर तो मेरा रंग उड़ गया। मुझे अपनी माँ की बातें याद आने लगे, जिन्होंने रुखसती के वक्त मुझसे कहा था, बेटी कभी भी ससुराल वालों से लड़कर वापस न आना, अपने शौहर और ससार की हर बात मानना, अपना घर संभालने की हर मुमकिन कोशिश करना। अपनी माँ की नसीहत को मद्देनजर रखते हुए मैं भी हर हाल में अपना घर बस चाहती थी, मगर मेरे ससार मुझसे जो कुछ चाहते थे वो भी मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरे ससार की बेबाकी और गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं, और इस वक्त असद जिस तरह गुस्से से आग बगुला था, अगर मैं इसे सच बताती तो वो यकीनन मुझे ही छोटा समझते। मैंने खामोशी इख्तियार की और जाकर बेड पर बैठ गई। ससार गुस्से में असद से कहने लगे, इसे आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग ठीक कर दो, वरना मैं खुद उसकी माँ से जाकर बात करूंगा और उसके बाप से कहूंगा कि अपनी बेटी को संभाले।
ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने खड़ी नज़र अपने ससार पर डाली। असद मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, आखिर तुम्हें मिसला किया है? कौन सा बोझ तुम्हारे सर पर है जो तुमसे संभाला नहीं जा रहा? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है, ना बहन, ना भाई। ऐसी जिंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहां उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा, काश मेरी सास, नंद और देवर होते तो आज मैं इस मसले से ना गुजर रही होती। असद ने गुस्से से मुझे घूरा और कहा कि मेरे बाप ने ऐसा किया, मिसला खड़ा कर दिया है। सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही तो उन्हें चाहिए, वो भी अगर तुझे बोझ लगती है तो मुझे साफ बता। मैं घर में सुकून चाहता हूँ। फैक्ट्री से थक कर आता हूँ और यहाँ आकर भी बेसुकूनी और फसादात नहीं देख सकता। मैंने शादी सुकून के लिए की है, ना कि रोज रोज झगड़े सुनने के लिए। मैंने कहा, असद तुम ऐसा करो कि अपने बाप की शादी करवा दो। मेरे मुंह से ये सुना था कि असद का हाथ मेरे चेहरे पर आ चुका था। वो गुस्से से मुझ पर चिन्ही कि तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? ये मेरे बाप की उम्र है। शादी की 2 रोटियों का बोझ भी तुमसे उठाया नहीं जा रहा और ऐसी बातें कर रही हो। मैंने कहा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बोले कि ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता। बैक वक्त बात है ये। मेरे बाप की उम्र 80 साल है। शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ है। और तुम चाहती हो कि इस उम्र में शादी करें और किसी औरत की जिम्मेदारी उठाएं। अब मैं कैसे बताती कि उनका बाप मुझ पर नजरें जमाए बैठा है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप उनकी शादी करवा दें। मैं उनके साथ साथ उनकी बीवी यानी अपनी सास को भी संभालूंगी। मेरी ये बात सुनकर वो तनसा मुस्कराए और कहने लगे, मेरे बाप की 2 रोटियां तुमसे संभाली नहीं जाती और तुम मेरी सौतेली माँ को भी संभालोगी। देखो, ये घर, कारोबार, फैक्ट्री सब कुछ अब्बा के नाम है। अगर वो दोबारा शादी कर लें और उनकी बीवी इस घर में आ गई तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी और हमें इसे हाथ से निकल देगी। तुम खुद ही अब्बा के गुस्से से वाकिफ हो। जब उन्हें गुस्सा आता है तो किसी का लिहाज नहीं करते, इसलिए दोबारा उनकी शादी के बारे में मत सोचना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर मैं क्या करूं। ससार की हरकतें अब नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही थीं। लेकिन मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठूंगी। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं अपने घर को बचाने के लिए। हमें कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ता है। अगर मैं तलाक ले लेती तो ना सिर्फ मेरी जिंदगी खराब हो जाती बल्कि मेरी छोटी बहनों के रिश्तों पर भी असर पड़ता। मैं टपकते बहते आंसू दापट्टे से साफ कर रही थी कि अचानक असद की आवाज आई, निमरा जल्दी से बाहर आओ। अब्बा को आमलेट और पराठे बनाकर दो, उन्हें बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर आमलेट और पराठे बनाए और कमरे में आ गई। मैंने इस रात खाना भी नहीं खाया। लेकिन असद ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन की भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस इसे अपने कामों से मतलब होता है। असद का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने इसके बाद अपने लब बंद कर लिए। असद जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससार मुझे आवाजें देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर वो हंसने लगा और बोला, तुम क्या समझती थी? तुम्हारे हसन का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें अलग घर लेकर देगा। अपनी सोच को बदल लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मैंने असद के पर अच्छी तरह से काट रखे हैं। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो। मैंने इसलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपनी बेटी की शादी नहीं की, कहीं कहीं वो मेरे बेटे को उड़ा कर ना ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से अपने घर बिठा सके, अलहदा से कोई घर दलवा सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बहुत परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज़ मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालो खुद पर और अपने आप को आग लगा लो। ऐसी तजलील मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं अब यही करती थी कि खाने पीने की चीज़ें अपनी ससार के कमरे में पहुंचाकर फौरन बाहर आ जाती, न कि उनके पास बैठती थी, न बात करती थी। ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससार ने तो असद का भी लिहाज नहीं किया।
रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपनी ससार की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया है, बहुत मज़े का बनाया है। असद ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे तशक्कुर भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससार ने 10,000 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपना फर्ज निभा रही हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि असद मुझे घूरने लगा। कहने लगा अब्बा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। पैसे ना चाहते हुए भी मैंने 10,000 के नोट पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई मेरा ससार भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गिले से लगा लिया और मेरे माथे पर भी बोसा दिया। मैं तो यूं थी जैसे पत्थर का मुजस्समा बन गई। कहने लगे मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूं, इसी तरह रहूगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं असद को देख रही थी जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात ना थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि अब्बा का कौन सा तरीका है, मैं उनकी सगी बेटी नहीं, उन्हें चाहिए मुझसे फासले से बात किया करे। उन्हें क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाएं। अल्लाह ताला ने तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ और बेटे का भी। मेरी इस बात पर असद भड़क उठे। कहने लगे इतनी छूटी सोच के मालिक हो सकती हो। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है, क्या हो गया है जो उन्होंने तुम्हें जरा सा हाथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम, बजाय इसके कि अब्बा के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर गुस्सा होकर बोल रहा था। कहने लगा शुक्र करो अब्बा ने ये बातें नहीं सुन ले, वरना मजीद मुसीबत बढ़ जाती। वो कहने लगा मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, नीमरा अपना रवैया बस ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा असद मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, ऐसा करो मुझे जहर लेकर दे दो, आपने अब्बा की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोर बेल बजी। फिर बाहर शोर की आवाज़ें आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो लंदन में तालीम हासिल करने के लिए गया था, और अब वो वापस आ चुका है अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी की और मेरा ससार उससे नाराज था, इसलिए इसे घर आने की इजाज़त ना दी। न ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों का था कि असद का कोई और भाई भी है। उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससार अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे और अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो, वहीं पर रहते हमेशा के लिए। वो अपने अब्बा से हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने लगा। फिर असद ने भी कहा कि अब्बा गुस्सा जाने दें, जो होना था वो हो चुका है, अली को गिले लगा लें। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पुतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र किया था कि अब मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। अली भी असद के साथ फैक्ट्री में जाने लगा था। मेरे ससार की तवज्जो मुझसे हटकर मेरी देवरानी की जानिब हो गई थी। एक रात खाने के दौरान कहने लगे मेरे सारे काम छूटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी ठीक है अब्बा, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। अली भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मेरी देवरानी जब ससार के कमरे से निकली तो बड़ी परेशान दिखाई दे रही थी। बार बार अपने चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। मैं इसकी हालत देखकर समझ गई थी कि वो किस कर्ब से गुजरी है। वो चुपचाप किचन में आकर बर्तन धोने लगी। मैंने नरमी से पूछा क्या हुआ, तो वो बोली अब्बा की आदतें बहुत अजीब लगती हैं। उनकी नज़रें और अंदाज ऐसे होते हैं कि मेरे कानों की लो तक शर्म से सुर्ख हो जाती है। वो बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गिले लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है।
मैं अली से बात करूंगी क्योंकि शादी से पहले वो कहते थे कि उनके अब्बा तो बहुत नेक और शरीफ हैं। लेकिन अब मैं सब कुछ खुद महसूस कर रही हूं। मैंने कहा ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात को नहीं जुटलाते। मैं भी यही सब कुछ झेल चुकी हूं, लेकिन असद ने मेरी कभी नहीं सुनी। सोनिया ने कहा कि मैं अली से साफ कहूंगी, अगर अब्बा का यही रवैया रहा तो वो मुझे अलग घर लेकर दे। लेकिन इसके बाद वही फसाद उठ खड़ा हुआ जो मेरे और असद के दरमियान कई बार हो चुका था। अली गुस्से में आ गया और कहने लगा कि इतनी साल तुम्हारे साथ बैरूनी मुख गुजारे हैं, अब चंद दिन मेरे बाप के साथ गुजारने को कहा है तो तुमने नया ड्रामा खड़ा कर दिया। वही बहस हुई, वही ताने। सोनिया ने रो रो कर तलाक मांगना शुरू कर दी। असद जब कमरे में आया खामोश और परेशान था। मैंने कहा अब भी यही कहोगे कि मैं गलत थी? अब सोनिया को भी वही शिकायत है। क्या ये साबित नहीं करता कि अब्बा की नीयत और रवैया वाकई ठीक नहीं? मैं तुमसे सच कह रही हूं, उन्हें बीवी की जरूरत है, चाहे उनकी उम्र 80 साल ही क्यों ना हो। तुम्हें तो अपनी वालिदा के इंतकाल के कुछ अरसे बाद ही उनकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए थी, ताकि वो हमें हकीकी बेटियां समझते। मेरी बात शायद इस बार असद के दिल को लगी। इसने पहली बार अब्बा से दूसरी शादी की बात की तो वो गुस्से में आ गए और बोले कि इस उम्र में शादी करूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन असद ने नरमी से कहा कि एक बेवा खातून है, अगर आप इसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वो औरत भी 55 साल की और भाइयों के सहारे बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। शुरू में अब्बा ने नखरे किए, लेकिन चंद दिन बाद खुद ही मान गए और बोले कि ठीक है, मैं इससे निकाह कर लेता हूं। चंद ही दिनों में निकाह हो गया और उसके बाद घर का माहौल काफी बेहतर हो चुका था। असद अब खुद मुझसे कहता था कि तुमने जो कहा वो दुरुस्त था। अब्बा को वाकई एक बीवी की जरूरत थी। मेरी नई सास मेरे ससार का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी तवज्जो और देखभाल की वजह से मेरे ससार की नज़रें भी हम पर वैसे नहीं उठती थीं जैसे पहले बेबाकी से उठती थी। हमारे मुआशरे में एक आम असला है, जब बाप की उम्र ज्यादा हो जाती है तो औलादा उनकी शादी का नाम सुनना भी गवारा नहीं करती। और फिर इसमें जो नई बहू घर आती है तो इस बेचारी को उनकी तकलीफ दे हालात से गुजरना पड़ता है, जैसे मुझे और सोनिया को गुजरना पड़ा। नाजरीन, मजीद इस तरह के सबक आमोज कहानियां सुनने और वाकयात सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।